मैं मामूली सा आदमी जो मज़दूरी करता था, लोगों के घरों में पुताई करता था, पेंटिंग काम करता, सफाई करता था, क्योंकि मैंने बचपन में अपने बाप को खोया था। तो ये एहसास हमें था। रात 11:30 बजे मुझे पाकिस्तान हाई कमीशन से कॉल आया। नौबत है कि मेरे पास हर दिन कम से कम 5 से 6 कॉल आते हैं। वो जो पढ़ाई बचपन में की जाती है वो पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, उसका मुझे बहुत अफसोस है। तो मेरा एक सपना ये है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है और मैं उत्तर प्रदेश से छोटे से गांव जो अम्बेडकर नगर में है, रुद्रपुर भगाही, वहाँ का निवासी हूँ। मेरा परिवार रुद्रपुर भगाही में 5 भाई 2 बहनों के साथ मेरी माँ और मेरे वालिद साहब के साथ रहता था और एक खुशहाल परिवार था। मेरे वालिद मोहतरम जो एक इस्लामिक स्कॉलर धर्मगुरु थे और वो हमेशा मानवता और ह्यूमैनिटी और यूनिटी की बात करते थे, जिससे मैं बहुत इंस्पायर था बचपन से लेकर। और उनकी बातों में मैंने हमेशा ये देखा है कि वो मानवता को बहुत तरजीह देते थे। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और इस दुनिया से रुखसत कर गए। यकीन मानिए, वो दिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है। जब उन्हें जनाजे पे लिटाया जा रहा था तो मुझे लगा कि मेरे वालिद की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें इस तरह लिटाया जा रहा है, अभी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब उन्हें मैं सपुर्दे खाक करके घर वापस आया तो मुझे यकीन हुआ कि मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं। वालिद के इंतकाल के बाद घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। मैं उस वक्त 9 साल का था, कक्षा 3 या 4 में मैं उस वक्त पढ़ता था और मेरे भाई भी बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन घर की गुर्बती और जो दिक्कतें थीं उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने शहर का रुख किया और भाई हमारे दिल्ली आ गए और यहाँ पे काम करने लगे। जब मैं बड़ा हुआ, 10वीं पास ना कर पाया और फेल हो गया, तो मेरे भी मन में यही हुआ कि ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस का नहीं है, मैं भी जाके शहर काम करूं और पैसे कमाऊं ताकि मेरे घर का जो मेरे घर की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो। इसी तरह मैं भी शहर आया और मैंने भी यहाँ पे काम सीखा। काम सीखने के साथ साथ मैंने कुछ पैसे अर्न करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलते थे, दिन का 50 रुपया या 25 रुपया या बहुत ज़्यादा 75 रुपया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा पाता था। लेकिन इतने कमा के मैं कोई महीने में 1500 या 2000 इकट्ठा करके, जिसमें मेरे यहाँ का ख़र्चा, दिल्ली का ख़र्चा, रूम का, भाड़े का, खाने का, ये सब निकालने के बाद जो भी पैसा बचता था वो मैं घर भेज देता था। लेकिन मुझे मेरे परिवार से बिछड़ने में जो कठिनाइयाँ मुझे दिखती थीं, जो यादें आती थीं, जो परिवार का बिछड़ने का दुख था, वो पूरा नहीं होता था। क्योंकि जिस उम्र में पढ़ने की उम्र होती थी, जैसे 15 साल की उम्र मेरी उस वक्त थी, 15 साल की उम्र में लोग क्रिकेट खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं और गांव में अपने परिवार के साथ रहते। उस उम्र में मैं दिल्ली जैसे शहर में काम करने आ गया था। तो ये मानिए कि मैं अपने परिवार से बिछड़ने को लेके बहुत अफसरदा रहता था। और मैं तकरीबन 2006 तक यहाँ पर दिल्ली में काम किया और काम सीखा और एक अच्छा पेंटिंग का मिस्त्री बना, जैसे कि जो स्पेशल इफ़ेक्ट का काम होता है दीवारों पे, उसका काम मैं जानने लगा। तो मेरे एक जानने वाले थे राशिद मलिक साहब, उन्होंने कहा कि आबिद भाई, एक काम हमें भोपाल में मिला है, अगर कहो तो आप मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ पे आपकी इस काम की ज़रूरत है। तो फिर मैं भोपाल 2006 में सितंबर में भोपाल चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने उनका काम करवाया और काम फिनिश होने के बाद मैं भोपाल रह गया और मैंने 2006 से 2012 तक का जो अपने कॉन्ट्रैक्टशिप का सफ़र शुरू किया वो बहुत ही लाजवाब था और बहुत अच्छा काम किया मैंने। हज़ारों से लाखों से करोड़ों तक का मैंने बिजनेस किया और एक इस्टेब्लिश बिजनेसमैन के रूप में मैं वहाँ उभरा और लोगों ने मुझे खूब हाथों हाथ ली। दोस्तों, भोपाल ने हमें सब कुछ दिया,
लेकिन एक चीज़ की हमेशा कमी रहती थी कि काश कि हमारे पिताजी भी होते हैं हमारे साथ, तो वो देख के कितना खुश होते कि आज मेरा सबसे छोटा बेटा इतना कामयाब हो गया। ये जो टीस थी हमारे सीने में बाप से बिछड़ने की, क्योंकि बचपन से माँ का भी साथ छूट गया था, क्योंकि जब शहर को निकले तो माँ हमारी गांव में रहती थी, हम शहर में रहते, तो माँ भी छूटी गई थी। तो माँ बाप का बिछड़ने का जो गम था वो हमेशा सताता था। और जब हमारे पास सब कुछ था, गाड़ी थी, घर था, परिवार था, बैंक बैलेंस था, नहीं थे तो सिर्फ माँ और बाप, क्योंकि माँ हमारी गांव में रहती थी और बाप हमारे गुजर चुके थे। इसी दरमियान वक्त गुजरता गया और 2016 आ गया। दोस्तों, किस्मत कब करवट बदल दे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैं व्हाट्सएप चला रहा था और एक खबर फ्लैश हो रही थी कि भारत पहुंची गीता। सुषमा स्वराज जी इस वक्त विदेश मंत्री थी और उनके माध्यम से एक बच्ची जो ईदी फाउंडेशन के पास थी और वो हिंदुस्तान की थी, वो भारत आई थी। तो किसी ने ग्रुप में डाला कि गीता आ गई है, रमज़ान कब जाएगा। अब रमज़ान कौन है इसके बारे में अभी मुझे नहीं पता है, तो मैंने उसी ग्रुप में पूछा कि रमज़ान कौन है, तो उन्होंने बताया कि रमज़ान एक बांग्लादेशी बच्चा है जो फलाह शेल्टर होम में रह रहा है और वो जाना चाहता है। तो मैंने उसके बारे में पता लगाया तो पता ये चला कि रमज़ान जो है बांग्लादेशी बच्चा है जिसका बाप बांग्लादेश का है और उसकी माँ पाकिस्तान की है। तो हमने संपर्क किया उस शेल्टर होम वालों से, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई और उन्होंने कहा कि आप मिल सकते हैं बच्चे से, और मैं वहाँ जाके उस बच्चे से मुलाकात की। तो मैंने उनको बताया कि मैं इस पर कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप मदद करिए और करना भी चाहिए इंसानियत के लिए। तो मैंने ट्विटर पे #हेल्प रमज़ान नाम की एक मुहिम चलाई, जिसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया और वो मुहिम ट्रेंड हुई। तो वो बहुत सारे पत्रकारों ने और आला हुकामों तक ये बात जब पहुंची और तमाम रिसोर्सेज और तमाम सहयोग से सरकार के उस शेल्टर वालों की मदद से और वो जो आरंभ नाम का NGO था उनकी मदद से, सबकी मदद से वो बच्चा जब चला गया अपने वतन, और तो मुझे लगा कि ये काम थोड़ा सा डिफरेंट है। और जिस तरह एक बच्चा हिंदुस्तान में गैर मुल्क का फंसा है, ऐसे हमारे बहुत सारे लोग विदेशों में फंसे होंगे। इस पे हमें काम करना चाहिए और उसमें सरकार बड़ी मदद कर रही है। तो मैंने थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, ना ही मैंने कभी एक्सटर्नल अफेयर के बारे में जाना था, ना उसके बारे में पढ़ा था, ना ही मैंने उसकी कोई पढ़ाई की है। बस थोड़ा सा ये जानता था कि हाँ, विदेश मंत्रालय कोई होता है, एम्बेसी कोई होती है। मैंने फिर उसके बारे में गूगल पे और तमाम यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की, तो पता ये चला कि इस तरह इसमें ये काम हो सकता है। उसी दरमियान मेरे पास एक मीडिया के माध्यम से एक केस आया जिसका नाम जितेंद्र अर्जुनवार था। वो 2012 में पाकिस्तान दुर्भाग्यपूर्ण गलती से चला गया था, जो दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर था, और वहाँ की मिलिट्री ने उसे गिरफ़्तार करके कराची जेल में मुंतकिल कर दिया था। यकीन मानिए कि ये जो माँ बाप से बिछड़ने का जो गम होता है, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी था, क्योंकि मैंने बचपन में अपने बाप को खोया था। तो ये एहसास हमें था कि बाप और माँ से बिछड़ने का दुख क्या होता है। तो जब मैंने उस परिवार से बात की, उसकी बहन तरुणा नाम था, तो उसने मुझसे बात की तो उसका एक ही लफ्ज़ मुझे आज भी याद आता है कि मेरे भैया कब आएंगे। तो मैंने कहा मैं कोई वादा नहीं करता, हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें भारत जल्द से जल्द लाया जाए। मैंने फिर हर बार की तरह ट्विटर पे मुहिम चलाई, #हेल्प जितेंद्रा, और वो मुहिम सरकार तक पहुंची। रात 11:30 बजे मुझे पाकिस्तान हाई कमीशन से कॉल आया और वहाँ के डिप्टी हाई कमिश्नर साहब ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा आप सैयद आबिद हुसैन बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर, मैं सैयद आबिद हुसैन बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र अर्जुनवार तुम्हारा क्या लगता है? तो इतना उनका कहना था, मुझे अजीब सा डर लगा कि मतलब इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, घबराइए नहीं,
मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि मैं डिप्टी हाई कमिश्नर हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन का। आपकी मेरे पास वो आई थी डिटेल, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि ये कौन लड़का है। तो मैंने कहा सर ये बरघाट सिवनी का मध्य प्रदेश का एक लड़का है जो गलती से पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान कराची जेल में है। तो उन्होंने कहा इसकी क्या डिटेल आपके पास है। तो मैंने कहा सर ये डिटेल है मेरे पास। तो बोले नहीं ये नहीं, और सारी डिटेलें लगेंगी, आप मुझे सारा इंतज़ाम करके भेजिए। मैंने दूसरे दिन उनके परिवार से बात किया और सारी जो भी डॉक्यूमेंट थे वो मैंने उनको सबमिट किया और 2018 मई में इंडियन पाकिस्तान हाई कमीशन और विदेश मंत्रालय की मदद से जितेंद्र अर्जुनवार भारत आ गया। तो 2 केस हमारी ज़िंदगी में हो चुका था। मुझे लगा कि ये तो मतलब बहुत अच्छा काम है और इसे और बड़े लेवल पे करना चाहिए, और मैंने फिर वही कोशिश की और भी रिसोर्सेज इकट्ठा किए और जानकारियाँ इकट्ठा की कि इसमें और अच्छा क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं ट्विटर पे ही कर रहा था। तो मुझे और बहुत सारी जानकारी लगी और बहुत सारे केस आने लगे और मैं करता गया। आज ये नौबत है कि मेरे पास हर दिन कम से कम 5 से 6 कॉल आते हैं, कभी कभी 4 आते हैं, कभी 2 आते हैं, मतलब रोज़ ही कुछ ना कोई किसी न किसी मुल्क से आते हैं कि आबिद भाई मैं यहाँ फंसा हूँ। आबिद, बहुत सारे को तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि आप जाके इंडियन एम्बेसी से संपर्क करिए, आपकी डायरेक्ट मदद हो जाएगी। बहुत सारे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए फिर मुझे मुहिम चलानी पड़ती है, मुझे एम्बेसी और हाई कमीशन और विदेश मंत्रालय को लेटर लिख के और सारे डिटेल भेजनी पड़ती है, उनके माध्यम से मदद हो जाती है। तो इस तरह हमारा एक पेंटर से लेकर एक समाज सेवी तक का जो सफ़र था वो तय हो चुका था और हमें और काम करना था और लोगों की मदद करनी थी। तो मैं निकल पड़ा लोगों की मदद के लिए और मुहिम चलाने लगा। और आज ये जो लोग मतलब आने लगे यहाँ पे मेरी मुहिम से, तो ये जब बातें मीडिया तक पहुँची तो मीडिया ने हमें एक टैगलाइन दी, ये आबिद हुसैन है रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान। तो ये मुझे बड़ा सुकून वाला पल था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक मामूली सा आदमी जो मज़दूरी करता था, लोगों के घरों में पुताई करता था, पेंटिंग काम करता, सफाई करता था, आज मुझे हिंदुस्तान और तमाम बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियों में शुमार किया जाने लगा था। तो यकीन मानिए ये मेरे लिए बहुत सुखद पल था। दोस्तों, आज रूदपुर भगाई से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर भोपाल तक का जो सफ़र था, और एक आम इंसान मतलब मामूली इंसान से बजरंगी भाईजान का जो सफ़र था वो यहाँ तक अभी थमा नहीं है। अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे सेवाएं देनी है, और अभी दुनिया में न जाने कितने भारतीय जो फंसे हुए हैं उस पर भी हमारा काम चल रहा है। बहुत सारे लोग जो जेलों में बंद हैं, बहुत सारे लोग जो 10-10 साल से किसी क्रूर मालिकों के चंगुल में हैं, उन सब के लिए मेरा प्रयास जारी है। सरकार इसमें हमारी बहुत मदद करती है, विदेश मंत्रालय और एवं एम्बेसी के सारे अधिकारी हमारी बहुत मदद करते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी मुहिम में वो हमेशा बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। मेरा एक और सपना है, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैंने हालांकि इंटर अब जाके किया है, जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि भाई पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, डिग्रियां भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने फिर प्राइवेट सेक्टर में जाकर इंटर पास कर लिया है और आने वाले वक्त में मैं ग्रेजुएशन भी करूंगा। लेकिन वो जो पढ़ाई बचपन में की जाती है वो पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, उसका मुझे बहुत अफसोस है। तो मेरा एक सपना ये है कि मैं भारत में उन जगहों पर जहाँ पे तालीम की बहुत कमी है, वहाँ पे ऐसा एक इदारा कायम करूँ, ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊँ जहाँ पे उन लड़कों को मैं एजुकेट करूँ जो विदेश जाने का सपना देखते हैं और कम पढ़े लिखे होने की वजह से वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो कम से कम मैं इतना एजुकेट करूँ, इतना उनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ ताकि वहाँ जाके वो सरवाइव करें। तो मेरा सपना है एक ITI कॉलेज खोलने का, और वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और आज भी कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी मिला है, चाहे तालीम, चाहे नॉलेज, चाहे ज्ञान, मतलब कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है,
तो वो अपने तक महदूद मत रखिए, अपने तक सीमित मत रखिए, उसे बांटिए, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ही है बांटने का काम होता है, लोगों तक पहुंचाने का काम होता है। हमारे पास जो भी था हमने सारा कुछ समर्पित समाज के नाम कर दिया है। और इसी के साथ हम एक और बात कहना चाहते हैं कि कभी भी आपको हार नहीं मानना है, आपको ये नहीं महसूस करना है कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा, एक मामूली मज़दूर बिहार का, जिन्होंने एक पहाड़ को काट के रोड बना दिया था। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ कि एक इंसान मज़दूर जिसने पहाड़ को काट के रोड बना दिया। तो बड़े से बड़े काम इंसान कर सकता है, बस उसकी मेहनत लगन होनी चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करिए। आज अल्लाह ईश्वर ने हमें देखिए एक मामूली से इंसान को एक बड़े मंच पर, जॉस टॉक के बड़े मंच पे हमें आने का मौका दिया। तो ये अपने आप नहीं हो सका, इसमें आप सबकी दुआ, आप सबका साथ और हमारी भी अपनी मेहनत थी, इसलिए ये मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।